Hello students, welcome. Today in this video we will discuss about the birth of Weimar Republic. इस वीडियो में हम समझेंगे कि Weimar Republic क्या थी, कैसे इसका जन्म हुआ। Weimar Republic आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एग्जिस्टेंस में आई जर्मनी में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ मीन्स जैसे हमने अभी प्रीवियस वीडियो में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा था कि द होल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स। जो मेन पावर ब्लॉक्स थे, जो मेन पावरफुल कंट्रीज थी, उनको हमने देखा। उनके सपोर्ट में और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो कंट्रीज थी वो उनके सपोर्ट में थी। अब मैं आपको ये जो मैप दिखा रही हूँ, ये है सेंट्रल पावर्स और एलाइड नेशंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक बात का ख्याल रखिएगा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था दैट वाज बिटवीन द कंट्रीज, अमंग द कंट्रीज, और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ये एम्पायर्स के बीच में हुआ था। अभी यहां पर मोनार्की थी, राजा का रूल था। जो सेंट्रल पावर्स थे, ऑस्ट्रिया, हंगेरियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ये एक तरफ थे, दे वर कॉल्ड सेंट्रल पावर्स। और जो अलाइड नेशंस थे वो थे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशियन एम्पायर। यहाँ मैंने आपको यूएसए नहीं दिखाया है, अमेरिका नहीं दिखाया है, क्योंकि शुरुआत में वो अलाइड नेशंस का हिस्सा नहीं था। अमेरिका की एंट्री वॉर में होती है 1917 में, और टोटल सिचुएशन जो है वो रिवर्स हो जाती है, क्योंकि 1917 से पहले तक 1914 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और ये खत्म होता है 1918 में। 1917 तक जो सेंट्रल पावर्स थे वो जीत रहे थे और जो अलाइड नेशंस थे वो हार रहे थे। और 1917 में जैसे ही अमेरिका ने वॉर में एंट्रेंस की, जैसे ही अमेरिका इस वॉर में आया अलाइड नेशंस के सपोर्ट में, सिचुएशन जस्ट अपोजिट हो गई। जीतते हुए सेंट्रल पावर्स जो थे वो हार गए, और जो अलाइड नेशंस थे, जो कि बिल्कुल तय था उनका हारना, वो इस लड़ाई को जीत गए। तो फिर देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद क्या हुआ। बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। कैसे बर्थ हुआ वेमर रिपब्लिक का? वेमर रिपब्लिक कैसे एग्जिस्टेंस में आई जर्मनी में? तो सबसे पहले वी ऑल नो दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड वाज फ्रॉम 1914 टू 1918। हुआ क्या? इंपीरियल जर्मनी वाज डिफीटेड। उन दिनों जर्मनी में मोनार्की थी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं, और ये जो इंपीरियल जर्मनी थी इसे हार का सामना करना पड़ा। जब हार का सामना करना पड़ा तो जो मोनार्क थे उन्हें एब्डिकेट कर दिया गया। जो एम्परर थे केसर विलियम, उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। और जब इन्हें हटा दिया गया तो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में, उसे फुलफिल करने की बारी आई। राजा शासन में था, राजा का जो एम्पायर था वो युद्ध में उसने हिस्सा लिया, मतलब जर्मनी ने हिस्सा लिया। जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा, राजा से पावर वापस ले लिया गया। तो कोई तो चाहिए जो उसको फुलफिल करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेगा स्मूथली। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? पार्लियामेंट्री पार्टीज मेट एट वीएमआर, फॉर्म्ड नेशनल असेंबली कॉल्ड वीएमआर रिपब्लिक। फ्रांस के केस में भी हमने देखा था, वहां पर भी नेशनल असेंबली बनी थी। वैसे ही यहां पर भी जितनी पार्लियामेंट्री पार्टीज थी, क्योंकि अब तक तो मोनार्क था और इन्हें अभी तक मौका नहीं मिल पाया था जर्मनी में शासन करने का, लेकिन जो पार्टीज बनी हुई थी उन सभी पार्टीज ने मिलकर के मीटिंग की। कहां पर मीटिंग की? वीएमआर में। वीएमआर इज अ नेम ऑफ प्लेस। और उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई, और चूंकि ये मीटिंग वीएमआर में हुई थी इसलिए उन्होंने अपने इस असेंबली का नाम वीएमआर रिपब्लिक रखा, और इस तरह से वीएमआर रिपब्लिक एग्जिस्टेंस में आई, उसका जन्म हुआ। अब क्या किया वीएमआर रिपब्लिक ने?
It established democratic constitution with a federal structure. इसने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जो उसका स्ट्रक्चर था वो फेडरल इन नेचर था. फेडरलिज्म को थोड़ा सा आप यहां पे समझ लीजिए कि फेडरल का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल पावर एंड अदर सबऑर्डिनेट यूनिट्स. और जहां पावर शेयरिंग होगी वहां पर क्लैशेस नहीं होंगे, वहां स्मूथली एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया जाएगा. तो ये काम इन्होंने किया. डेप्यूटीज वर इलेक्टेड ऑन इक्वल बेसिस एंड यूनिवर्सल वोट्स इन जर्मन पार्लियामेंट रिस्टैग. जैसे हमारी इंडियन पार्लियामेंट है उसे हम संसद कहते हैं, लाइकवाइज मैनर जो जर्मन पार्लियामेंट है उसे रिस्टैग कहते हैं. रशियन पार्लियामेंट को क्या कहते हैं पता है ना आपको, पढ़ा है हमने रशियन रिवॉल्यूशन में. यस, गुड, ड्यूमा. तो डेप्यूटीज जो थे वो इक्वल बेसिस पर इलेक्ट किए जा रहे थे. यूनिवर्सल वोट्स था, मतलब जितने भी एडल्ट्स थे इंक्लूडिंग विमेन सभी को राइट टू वोट दिया गया. तो ये तो वेमार रिपब्लिक ने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि इसके पहले मोनार्की थी और मोनार्की में तो जो जनता होती है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी ड्यूटीज होती हैं, राइट्स तो होते नहीं. लेकिन यहाँ पर तो जर्मन पार्लियामेंट ने राइट टू वोट भी दिया और फेडरल स्ट्रक्चर भी सेटअप किया. तो ये सारी अच्छी बातें थी वेमार रिपब्लिक की. लेकिन उसके बावजूद however Weimar Republic was not received well by its own people. खुद वहां के लोगों ने वेमार रिपब्लिक को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं किया, उसे सपोर्ट नहीं किया. इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनाने के बावजूद वेमार रिपब्लिक जो है उसने लोगों का विश्वास नहीं जीता. क्या रीजन था उसके पीछे? रीजन क्या था वो हम देखने की कोशिश करते हैं. तो देयर वर मैनी इनहेरेंट डिफेक्ट्स इन इट. मतलब जन्म से ही वेमार रिपब्लिक जब एग्जिस्टेंस में आई है तो उसके जन्म से ही इसमें बहुत सारी परेशानियां थी. उसे हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. अभी आप इतना समझ लो कि जब से वेमार रिपब्लिक एग्जिस्टेंस में आई, इसका जब से गठन हुआ, जब से ये बनी, तब से ही इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स थी. उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम थी? The main reason was that Weimar Republic signed the Peace Treaty of Versailles. Versailles is the name of place, फ्रांस में है. When First World War came to an end, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, और मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि 1917 से पहले, अमेरिका के इंटरफेरेंस से पहले जो सेंट्रल पावर्स थे, जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था, जो जर्मन एम्पायर था, ये युद्ध को जीत रहे थे. और 1917 में जैसे ही अमेरिका ने वॉर में इंटरफेरेंस की एलाइड की तरफ से, बाजी बिल्कुल उल्टी पड़ गई. जीतने वाले हार गए और हारने वाले जीत गए. अब चूंकि जीत गए तो इन्होंने जर्मनी को दोषी ठहराया इस प्रोलॉन्ग्ड वॉर के लिए. और ये इनका मानना था कि अगर जर्मनी पहले ही अपनी हार मान लेता तो ये लड़ाई 1914 से 1918 तक नहीं खींचती, इतनी प्रोलॉन्ग नहीं होती. और चूंकि इनकी वजह से ये लड़ाई इतनी लंबी खींची है तो इनको पनिशमेंट होनी चाहिए, वॉर इंडेमनिटी इन पर इंपोज किया जाना चाहिए. जितनी युद्ध क्षति हुई है, युद्ध के दौरान जितना नुकसान हुआ है एलाइड्स का, वो इन्हीं से लेना चाहिए, वो वॉर कंपनसेशन इन्हीं पर इंपोज करना चाहिए. और इसी बात से प्रभावित होकर के जो एलाइज थे उन्होंने वर्साई में एक पीस ट्रीटी साइन कराई, जो कि जर्मनी के लिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग थी. इसने जर्मनी की इकोनॉमी को रूइन कर दिया, जर्मनी को इंटरनेशनल लेवल पर डिफेम कर दिया, वर्ल्ड मैप में जर्मनी को श्रिंक कर दिया, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इस ट्रीटी के क्लॉजेस के रूप में इंपोज किए गए जर्मनी पर. और ये रीजन था कि जो जर्मनी के लोग थे उन्होंने वेमार रिपब्लिक को पसंद नहीं किया. उनका मानना था मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वेमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिसग्रेस एट वर्साई. अब
थोड़ा समझने की कोशिश करिए बेटा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, जर्मनी हारती है, जो वहां का रूलर होता है उससे पावर ले लिया जाता है, वो पावर गिव अप कर देता है। उस एडमिनिस्ट्रेशन वैक्यूम को फिल करने के लिए एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनती है। जितनी पार्लियामेंट्री पार्टीज होती हैं वो बैठ करके डिस्कशन करके एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं, लोगों को राइट टू वोट देती हैं, इलेक्शन होता है। लेकिन साथ ही साथ जो पावर में होगा वही तो किसी ट्रीटी को साइन करेगा, किसी संधि पत्र पर हस्ताक्षर करेगा। अगर वीएमआर रिपब्लिक ना होकर के कोई और वहां पर गवर्नमेंट होती तो वो ये काम करती। चूंकि वीएमआर रिपब्लिक ने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाली थी, इसलिए अलाइज ने वीएमआर रिपब्लिक को कंपेल किया इस ट्रीटी पर साइन करने के लिए। और ये एक हारा हुआ देश था उस समय, तो ये मजबूर थे, ये विवश थे, ये कंपेल थे कि उन्हें साइन करना ही था। और ट्रीटी ऑफ वर्साई पे वीएमआर रिपब्लिक ने साइन किया। और साइन होने का मतलब यह हुआ कि जर्मनी को जो ट्रीटी ऑफ वर्साई है उसकी सारी शर्तें मंजूर हैं, क्योंकि आपने सिग्नेचर किया है। वो अलग की बात है कि आप पर वो इंपोज किया गया है, आपकी मर्जी नहीं ली गई है। और जब वीएमआर रिपब्लिक के साइन के बाद वो ट्रीटी की जो क्लॉजेस थी वो जब इंपोज की जाने लगी जर्मनी पर, तो जर्मन्स ने ये कंसीडर किया कि उनके इस शर्मनाक स्थिति की वजह, उनके इस इंसल्ट की वजह और कोई नहीं, केवल वीएमआर रिपब्लिक है। ये जर्मनी के लोगों का मानना था और इसलिए ये लाइन लिखी हुई है कि हाउएवर वीएमआर रिपब्लिक वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बर्थ ऑफ वीएमआर रिपब्लिक। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी व्हाट वर द क्लॉजेज ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साई एंड देन आफ्टर द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। थैंक यू।